फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम लेसन 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। ठीक है, जिसमें हमने पूर्ण संख्या, संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर घटाना, संख्या रेखा पर गुणा किस तरीके से करते हैं, ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, पूर्ण संख्या हो गया, संख्या रेखा हो गया, क्या होता है, संख्या रेखा पर योग क्या होता है, संख्या रेखा पर घटाना क्या होता है, संख्या रेखा पर गुणा किस तरीके से होता है, ये हमने आपका 1 2 3 4 5 जितने भी ये 5 पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बना सकते हो जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। पहले भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, बट इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पूर्ण संख्याएं, जैसे कि 0 1 2 3 4, यानी प्राकृतिक संख्याएं में जब 0 ऐड हो जाता है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हमने पूर्ण संख्या देखा था, बहुत ही शॉर्टली में थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो होती है 0। और उसके बाद अगर हम एक बात करें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, तो ये अभी निर्धारित नहीं है, यानी आप नहीं कह सकते हो क्योंकि 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, तो ये क्या है, अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है या नहीं, तो वहाँ पे आप सभी का आंसर होगा नॉट, यानी नहीं। ठीक है, अब देखिए क्रमागत पूर्ण संख्या यानी प्रशिक्षु निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक समूह पर ध्यान दें। हमने क्रमागत संख्याएं देखा था, जैसे 4 5 6 18 19 20 28 29 30 9 10 11 12 52, ये सभी क्या है, क्रमागत, यानी ये क्रम से आ रहा है। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, क्रम से। बट अगर आप कहेंगे 5 6 8 9, उसके बाद 11, तो उसके बाद 13, इसके बाद आपका 15 17 19, इस तरीके से अगर आप कहते हो तो वो क्या होता है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, ये भी हमने पॉइंट देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखा प्रदर्शन, यानी ये जो आपका होता है इसे हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से होता है। अब यहीं पे आप दे देता है कि यहाँ पे इस तरीके से हम समान दूरी पे खींच लेते हैं और बोलता है कि जैसे कि मान लीजिए 1 में 3 को जोड़ना है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग दर्शाते हैं। जैसे कि आप नीचे अगर हम देखेंगे तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, संख्या रेखा पर योग, यानी 2 और 3 का योग किस तरीके से करेंगे, तो हमेशा हम क्या करते हैं, राइट में चलते हैं। जब घटाना होता है तो हम लेफ्ट में। 2 पॉइंट आप याद कर सकते हो, जब जोड़ना हो तो राइट, ठीक, जोड़ना हो तो राइट, लेकिन जब घटाना हो तो आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ये आप ध्यान रखने वाली बात है, यानी जब घटाना हो तो लेफ्ट और जोड़ना हो तो राइट, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखिए हमने घटाना देखा था, तो आप देख सकते हो इसमें कहाँ पे चलना है, तो लेफ्ट में चलना है, यानी 5 में से 3 को घटाना है, तो यहाँ पे हमारा 5 है और हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। अगर राइट की तरफ चलेंगे तो फिर जोड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने संख्या रेखा पर गुणन देखा था, तो इसमें अगर 2.5 बोलता तो हम क्या करते, 2 स्थान छोड़ के, यानी 2 फिर 2 स्थान छोड़कर अगर हम 5 बार, मतलब कि अगर कहेंगे कि आप 5 बार टर्न करते हो, यानी 1 2 3 4 5, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, यही अगर दे दिया होता कि 4 × 5, तो आप क्या करते, 4 × 5 होता तो आप 4 स्थान जाते, यानी यहाँ पे 1 स्थान, ठीक, फिर 2 स्थान, फिर यहाँ पे जो होता वो होता 3 स्थान, फिर 4 स्थान, फिर 5 स्थान, इस तरीके से फिर आप जाते तो आपका आंसर आता 25। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे एक बार शॉर्टली में बता दिया, ताकि आप सभी को फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। देखिए क्रमागत पूर्ण संख्या, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे पूर्ण संख्या जिसमें ठीक आगे आने वाली संख्या है उस संख्या की उत्तरवर्ती, यानी आने वाली, और एक होती है पूर्ववर्ती। यानी जैसे कि अगर हम बात करें कि 20 का उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो फ्रेंड्स 20 की उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, यानी उत्तरवर्ती मतलब आने वाली और पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले, तो उत्तरवर्ती
मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे 21 हो जाएगा, और अगर हम पूर्ववर्ती यानी 20 के पहले तो यहाँ पे आपका 19 हो जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। उसी प्रकार से आप देख सकते हो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। तो फ्रेंड्स, अब हम इस टॉपिक पे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दीजिए, वीडियो करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, सबसे पहले हम देखेंगे योग यानी जोड़ का संबरक प्रगुण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में या आप कह सकते हो मैथ्स सब्जेक्ट में इस टॉपिक से हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। तो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण यानी योग का संबरक प्रगुण, यानी हम सबसे पहले जोड़ के बारे में देखेंगे। तो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी दो पूर्ण संख्या, यानी कोई भी आप दो पूर्ण संख्या को ऐड करते हो, तो जैसे कि हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3, उसमें आप प्राकृतिक संख्या को आपस में जोड़ते हो, जैसे 1 और 2 को आपस में जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जैसे कि आपका 0 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर आप दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हो तो सदैव आपको पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर आप दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हो तो क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, या फिर नहीं, या फिर हाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इन चार ऑप्शन में से जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 + 3 को जोड़ा गया है। तो 2 + 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि आप इसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो, बट हम पूर्ण संख्या से रिलेट करके, क्योंकि इसमें 0 भी ऐड है, तो हम इसी में से आपका 2 और 3 को उठाएं। तो जब 2 और 3 को हम आपस में जोड़ते हैं तो आपको 5 प्राप्त होगा। 5 क्या पूर्ण संख्या में है, तो जी हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। ये आप जो इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कि दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, ये हेडिंग डालकर बहुत ही अच्छे से आप लिखिए। पहला जो हमारा था योग संबरक प्रगुण, ठीक है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। योग का क्रम विनिमय जो प्रगुण होता है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से वह क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देख सकते हो अपरिवर्तित लिखा है, यानी इसमें कोई भी केवल परिवर्तित होता तो मतलब चेंज हो जाता, बट यहाँ पे अपरिवर्तित लिखा है मतलब नॉट चेंज। यानी अगर आप कोई भी मान लीजिए 2 + 3 है, ठीक है, इसको हमने जब जोड़ा तो ये तो आपका संबरक था, ठीक है, योग का संबरक प्रगुण। लेकिन यहाँ पे क्या है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। हेडिंग में नाम भी याद होगा तभी तो आपको पता होगा। तो क्रम विनिमय मतलब कि अगर आप 3 + 5 भी कर दोगे तो क्या होगा, वो अपरिवर्तित होता है, यानी उसका जो आंसर होता है सेम वही आता है। तो अगर हम 3 + 5 को भी करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ही प्राप्त होगा, या 2 + 3 को करेंगे तो हमको 5 ही प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं 3 को हमने यहाँ लाया और इस तरीके से 2 को हमने यहाँ पे लाया, तो हमारा जो आंसर है वो सेम है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो इसलिए दो पूर्ण संख्याओं के अगर योग का क्रम यानी 5 + 7 है तो यहाँ पे 12, यानी हम 5 में 7 को जोड़ें तो हमें 12 प्राप्त होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर हम 7 को पहले रखेंगे और 5 को बाद में रखेंगे और तब उसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, यानी आप कह सकते हो कि इसलिए 5 + 7 = 12, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 7 + 5। तो इस तरीके से हमने पहला देखा संबरक प्रगुण, अप्रगुण, और दूसरा जो देखा वो देखा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो योग का तत्समक अवयव, हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। तो तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है योग का तत्समक अवयव। ठीक है, ये क्या है,
तो योग का तत्समक अवयव की अगर हम बात करें तो किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आपके सामने कोई असंख्या देती है, जैसे कि मान लीजिए आपको 20 दे दिया जाए, ठीक है, 30 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, और यहाँ पे बोला जाए कि इसमें 0 को ऐड करना है, इसमें 0 को ऐड करना है, इसमें 0 को ऐड करना है, इसमें भी 0 को ऐड करना है, और यहाँ पे 60 में 0 को ऐड करना है। आपका आंसर क्या आएगा? 20। यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा? 30। यहाँ भी क्या आएगा? 6। यहाँ भी क्या आएगा? 5। यहाँ भी क्या आएगा? 60। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर किसी पूर्ण संख्या में आप 0 को जोड़ते हो तो आप सभी को मतलब वही संख्या प्राप्त होती है, यानी उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यानी अगर आप किसी पूर्ण संख्याओं में 0 को ऐड करते हो तो वो आपका योग तत्समक अवयव होता है। ठीक, डिफिनीशन भी पूछ लेता है, तो ये तीसरा पॉइंट होगा योग का तत्समक अवयव। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यानी इसी कारण शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। चौथा जो पॉइंट है, हमने संवरक प्रगुण देखा, ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण देखा, उसके बाद हमने तत्समक अवयव देखा। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। यानी योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है, आइए फ्रेंड्स हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यानी इस प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी देखिए, सिंपल अगर हम बात करें तो योग का साहचर्य प्रगुण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को समझना होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहा है कि योग का साहचर्य प्रगुण क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन पे आप फोकस कीजिए। इस पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद उसी तीसरी संख्या का योग करने पे, यानी जैसे कि मान लीजिए आपका 5, ठीक, 5 है और यहाँ पे हमने 2 + 3 कर दिया। यानी यहाँ पे 2 और 3 क्या है? एक साथ है ना, और 5 क्या है? अलग है। तो इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये योग का साहचर्य प्रगुण है। अब देखो, हम इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो इस ब्रैकेट को करेंगे तो 5 + 3 + 2 कितना हो जाता है? 7। और उसके बाद हम 5 + 7 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। अब चाहे इधर लाए 2 + 3 और +4, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम 2 और यहाँ 3 को ऐड करेंगे। तो 2 और 3 कितना होता है? तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 5 + 4 यानी 4 हो जाएगा। तो 4 को अगर आप इधर ला देते हैं, 4 + 5 + 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 4 + ब्रैकेट में 5 + 6। तो देखो 4, ठीक, 4 + 5 6 कितना होता है? 11। 11 और 4 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर सेम वही आएगा। 11 और 4 कितना होता है? 11, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 16। तो इस तरीके से यहाँ पे यही बोल रहा है कि यानी आप किसी 3 संख्याओं के योग को किन्हीं 2 संख्याओं को पहला कर लेते हो, क्योंकि हमने आप देख सकते हो यहाँ डिफिनीशन भी दिया है। तो यहाँ पे यह योग का संक्रिया का साहचर्य नियम है। यानी जो आपका आंसर आता है वो सेम आता है, भले ही आप डिफरेंट इधर से उधर करके लिखेंगे, या पहली और दूसरी संख्या को पहले जोड़ लेंगे, फिर तीसरी संख्या को बाद में जोड़ेंगे उनसे, तो उनका जो आंसर आएगा वो सेम प्रोसेस आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2 + ब्रैकेट में 3 + 4 बराबर, ठीक है। तो हमने 4 + 3 को ऐड किया तो हमारा 7 आ जाएगा। तो 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 9। उसी प्रकार से 2 + 3 + 4 बराबर 5 + 4, तो कितना होगा? 9। उसी प्रकार से हम देखें तो 2 + 3 + 4, 2 + 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर योग साहचर्य प्रगुण का क्या होता है? नियम लागू होता है। यानी अगर हम पहले किसी भी 2 संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं और जो उसका योगफल आता है, तो फिर हम उसको जो हमारी तीसरी संख्या है उसको आपस में जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्या है, यहाँ पे जो योग साहचर्य का प्रगुण है ये जोड़ में ये लागू होता है। हमने क्रम विनिमय देखा, ठीक है, संवरक प्रगुण देखा, तत्समक अवयव देखा, और चौथा जो आपका पॉइंट था वो था योग का साहचर्य प्रगुण।
होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। ये क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण की बात करें तो घटाने का संबरक प्रगुण, जैसे कि अगर हम देखें कि क्या हम देखें कि क्या हमारा जो घटाने का संबरक प्रगुण है, घटाने में ये नियम लागू होता है या फिर नहीं। तो अगर हमने जोड़ में देखा था कि हमने पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा था तो हमें 5 प्राप्त हुआ, यानी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम घटाने पर क्या ये लागू होता है या फिर नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 7 - 4 करते हो तो 7 में से 4 घटाते हो, आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी यह एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 4 - 7 करते हो, यानी आप इस तरीके से घटाते हो, तो क्या आपको पूर्ण संख्या प्राप्त होगा? नहीं, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, क्योंकि -3 आ गया है, इसलिए यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। जो आपका -4 होता है, धनात्मक होता है, 0 होता है, वो आपका पूर्णांक होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका घटाने का संबरक प्रगुण है, यह घटाने के नियम में लागू नहीं होता है। अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, या आप ये भी कह सकते हो घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको घटाने का संबरक प्रगुण आप सीधे सिंपल कह सकते हो कि इसमें लागू नहीं होता है। यानी अगर आप 5 + 7 को घटाते हो, 5 - 7 को घटाते हो, तो आपका क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 7 - 5 को करते हो तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा -2 और 2 आया। तो पहले तो पूर्ण संख्या नहीं आया, लेकिन हमने दूसरी बार किया तो पूर्ण संख्या आ गया। तो इस तरीके से यहाँ आप कह सकते हो कि अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है और घटाने की संक्रिया पर पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है। पहला पॉइंट यानी जोड़ में लागू होता है, लेकिन घटाने में लागू नहीं होता है। बात करें घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी आप यहाँ पे अगर घटाते हो तो हमने देखा था कि अगर आप क्रम को भी चेंज कर देते हो तो क्या जोड़ में तो लागू होता है, लेकिन अगर हम घटाने की बात करें तो क्या घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो 3 - 5 में अगर हम घटाते हैं तो हमें -2 प्राप्त होगा, बट 5 - 3 को घटाते हो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने 3 - 5 = 5 - 3 को किया तो हमें वही संख्या -2 प्राप्त हो गया और 2 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो -2 है वो क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। जैसे कि हमने जोड़ में देखा था आपका संबरक प्रगुण लागू होता था, क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता था। तो घटाने में अभी तक हमने देखा कि ये दोनों ही नियम घटाने के नियम पर लागू नहीं होता है। बात करते हैं कि घटाने में शून्य की तत्समकता, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो तस्तम, जिसमें हमने अवयव देखा था वहाँ पे जोड़ में लागू हुआ था, बट क्या घटाने में यह नियम लागू होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप 5 - 0 करते हो तो आपको 5 में से अगर आप 0 को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आपको 5 ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 0 - 5 में से घटाते हो तो आपको -5 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 0 और 5 में से बड़ा कौन है? तो आप यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 5। बट आप यहाँ देख रहे हो हमारा जो नियम होता है कि जो संख्या बड़ी होती है, अगर उसके सामने जो चिन्ह होती है, जो आंसर आता है उसके सामने हम वही लगाते हैं। तो 5 क्या है? हमारी संख्या बड़ी है और उसके सामने माइनस लगा है, तो हम देख सकते हैं -5 आंसर आ गया। तो इसमें भी यह जो तस्तमक अवयव है यह नियम लागू नहीं होता है। तीनों ही हमने पॉइंट देखा, आपका संबरक प्रगुण हो गया, ठीक है, शून्य की तस्मकता देखा, उसके बाद से हमने क्रम विनिमय प्रगुण देखा। इसमें तीनों ही में हमने देखा कि यह नियम लागू नहीं होता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण, यानी अगर आप इसको चेंज करके, जैसे कि हमने देखा था कि अगर 2 संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, फिर जो योगफल आता है उस तीसरी संख्या में जोड़ देते हैं, तो हमारा जो आंसर आता था जोड़ में वो मतलब उसमें कोई भी अंतर नहीं होता था, मतलब अपरिवर्तित, नो चेंज, वही हमारा सेम आंसर आता था। बट क्या घटाने के नियम में यह नियम लागू होता है या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखते हैं
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 7 - 5, ठीक है। सबसे पहले हम इसको घटाएंगे, फिर -3। तो फ्रेंड देखो 7 - 5 को अगर आप घटाते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2। -2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 संख्या जो है, 7 अंक जो बड़ी है उसके सामने प्लस का है, तो इसलिए हमारा 2 आएगा। और 2 - 3 यानी अगर आप 2 - 3 को घटाते हो तो आपको -1 क्यों, क्योंकि 3 के सामने माइनस है और 3 जो है वो बड़ी संख्या है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा माइनस आया। फ्रेंड्स अगर हम इस तरीके से यहाँ पे करें 7 - 5 - 3, तो फ्रेंड देखो कि 5 - 3 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 प्राप्त होगा। फिर 7 - 2 करते हैं तो हमको 5 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आप देखो कि क्या है, यह नॉट इक्वल है, यानी दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर है, अंक तो वही थे, चिन्ह भी वही था, लेकिन हमने जब इस तरीके से पहले 2 संख्याओं को जोड़कर फिर तीसरी जोड़कर जो हमारा योगफल प्राप्त घटाकर जो हमारा आंसर आया तीसरी संख्या से हमने जोड़ा, तो हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल डिफरेंट आया। तो यहाँ पर घटाने की संक्रिया पर साहचर्य प्रगुण जो होता है वो लागू नहीं होता है, मात्र केवल और केवल किस पे लागू होता है, तो जोड़। यानी आप देख सकते हो पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें कि घटाने के नियम में क्या ये प्रगुण लागू होते हैं, तो इन चारों ही पॉइंट में लागू नहीं होते हैं। घटाने का संबरक प्रगुण हो गया, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण हो गया, घटाने में शून्य की तस्मकता अवयव ये भी नहीं लागू होता है, घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण ये भी लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमने जोड़ में देखा जो चारों ही नियम लागू होते हैं, बट अगर हम बात करें घटाने में तो यह नियम लागू नहीं होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है, यानी जो पूर्ण संख्या है, क्योंकि -1 - 2 पूर्ण संख्या में होता ही नहीं है, तो यहाँ पे यह लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, यानी अब हम इन चारों पॉइंट में देखते हैं कि गुणा में क्या हमारे आंसर सेम आते हैं या फिर डिफरेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं गुणन का संबरक प्रगुण। तो फ्रेंड्स हम जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 3 × 2 को करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, 6 × 2 को करते हैं तो हमें 12 × 12 को करते हैं तो हमें 24। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि आप 2 × 5 को करते हो तो 10, 3 × 6 को करते हो तो 18, 7 × 5 को करते हो तो 35 आपका आंसर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो आपका संबरक प्रगुण है यह गुणे के नियम में लागू होता है। दैट्स क्लियर। आगे हम बात करें सेकंड जो है कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर भी ये लागू होगा, क्योंकि आप 2 × 5 करो या 5 × 2 करो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। बात करें 3 × 6 या 6 × 3 तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 7 × 4 या 4 × 7 तो क्या 28, 2 × 3 या 3 × 2, ठीक है। 5 × 2 या 2 × 2 तो 2 × 5। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 2 × 3 को हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6। 3 × 2 को क्या प्राप्त करेंगे तो 6। 5 × 2 को प्राप्त करेंगे तो 10। 2 × 5 को प्राप्त करेंगे तो 10। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ भी 10 आएगा और हमारा यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 28 आया है तो हमारा यहाँ भी 28 आएगा। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि गुणा का क्रम विनिमय, यानी जब हम स्थान को चेंज करते हैं इधर उधर करके आए दाएं बाएं लिख के, तो हमारा जो आंसर आता है उसमें कोई भी मतलब चेंजेस नहीं होता है, हमारा आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है वो यहाँ पे लागू होता है। दैट्स क्लियर। तो हमने देखा कि सबसे पहले संबरक प्रगुण ये भी लागू होता है, क्रम विनिमय प्रगुण ये भी लागू होता है। अब देखते हैं शून्य का गुणन प्रगुण, यानी अगर आप 0 को मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 प्राप्त होगा, 0 × 5 करते हैं तो आपको 0 प्राप्त होगा। यानी अगर आप किसी भी संख्या से 0 से गुणा करते हो तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, उसमें कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं, या आप ये नहीं कह सकते हो कि उसमें परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि अतः पूर्ण संख्याओं में किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमें 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर पूछा जाए कि शून्य का गुणन प्रगुण, यानी अगर आप किसी संख्या में, जैसे कि हमने जोड़ में देखा था कि जो आपका मतलब कि किसी संख्या में हम 5 में अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमें 5 ही प्राप्त होगा।
हमने घटाने में देखा कि उसमें क्या होता है, डिफरेंट आ जाता है। 5 तो आता है लेकिन -5 आ जाता है, 2 तो आता है लेकिन -2 आ जाता है। तो इस तरीके से मतलब अंतर हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा नियम लागू नहीं होता है। बट अगर हम बात करें गुणे के नियम पे, तो ये गुणे के नियम में लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो क्या है, एक पूर्ण यानी एक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो यहाँ पे हमारा जो शून्य का गुणन प्रगुण है, यानी यहाँ पर यह नियम भी फॉलो होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी पूर्ण संख्याओं में किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, उसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, तो वहाँ पे हमें शून्य ही प्राप्त होगा। दैट्स क्लियर। बात करें गुणन का तत्समक अवयव, यानी मान लीजिए कि यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि 0 × 1, ठीक है, 0 × 1 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या प्राप्त होगा, 0। 1 × 1 को करते हो आपस में मल्टीप्लाई तो 1। बात करते हैं 5 × 1 को करते हो तो 5, ठीक है। इस तरीके से आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो कि 5000, यानी आप कह सकते हो कि अतः पूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या में 1 से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात गुणन तत्समक यहाँ पे भी क्या है, इसे ही हम अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर भी यह नियम लागू होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे गुणन का साहचर्य प्रगुण, तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को गुणनफल यानी कि 2 संख्याओं के गुणनफल को अन्य तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप 5 × 3 को पहले गुणा कर लो, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 5 × 3 की अगर आप गुणा करते हो उसके बाद मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो पहले आप 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर लो तो 15 आएगा, 15 × 4, तो यहाँ पर भी हमारा 60 आएगा। तो फ्रेंड्स, आप किसी तरीके से भी कर लो, यहाँ पर जो होता है यह नियम क्या होता है, लागू होता है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो हमारा गुणन का साहचर्य प्रगुण भी लागू होता है। बात करते हैं कि गुणन का संक्रिया, यानी जो हमने गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम देखा था। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से भी करते हैं 3 × 4 + 5, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 + 5 को ऐड करेंगे, 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 में मल्टीप्लाई 3 को कर देंगे, 27 प्राप्त हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो 3 × 4 + 3 तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है। इस प्रकार का अन्य उदाहरण, मतलब आप और भी उदाहरण देख सकते हो। गुणन का घटाने पर वितरण नियम, देखिए गुणन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नियम है, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं कि 2 × 5 माइनस, यानी अगर आप घटाते हो जोड़ते हो तो क्या हमारा यह नियम फॉलो होता है या फिर नहीं। तो 2 × 5 - 7 को आप करते हो तो सबसे पहले तो 5 में से 7 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। 2 और -2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो -4 आ जाएगा। 2 × 5 - 2 × 7 को अगर आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम घटाएंगे तो -4। तो आप देख सकते हो कि गुणन के घटाने पर नियम, यानी घटाने अगर हम सिंपल अगर घटाते हैं तो वहाँ पर हमारा यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन जब आप गुणा करके घटाते हो तो वहाँ पर आपका जो घटाने का वितरण नियम यहाँ पे लागू होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी नियम लागू होता है। बात करें यहाँ पे, देखिए लास्ट पॉइंट है कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, यानी यहाँ पे समरक प्रगुण लागू होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, भाग की संक्रिया में समरक प्रगुण पहला है, यानी पूर्ण संख्याओं के युग्म में मान लीजिए आपका 5 6 है, ठीक है, 2 5 है, 0 5 है, 5 8 को ले। हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या में भाग देने पे हमेशा पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता है। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए भाग संख्या, यानी जो आपका समरक प्रगुण होता है, यहाँ पे आप 5 6 का भाग दीजिए तो जरूरी नहीं है कि आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। 2 5 का डिवाइड कीजिए, या 0 5 का डिवाइड कीजिए, या 5 8 का डिवाइड कीजिए। तो बस याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो जोड़ है और गुणा है, इसमें समरक प्रगुण लागू होता है, लेकिन जो आपका घटाना हो गया, भाग हो गया, इसमें समरक प्रगुण लागू नहीं होता है। दैट्स क्लियर। बात करें कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग देने पर क्या होता है, तो जैसे कि आप चर्चा कर सकते हो कि 6 को 0 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, या आप आंसर कर सकते हो। फ्रेंड देखो, किसी पूर्ण संख्या से शून्य से भाग देने पर प्रभाषित ही नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यानी किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर सबसे महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पे अगर हम पूछा जाए कि मान लीजिए 6 को 0 में भाग देना है तो क्या हो, भागफल क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी पूर्ण संख्या में
ठीक है। 6 क्या है, आपका पूर्ण संख्या है, उससे आप 0 से भाग देते हो, यानी 0 से भाग देने पर यह प्रभाषित नहीं है। पूर्ण संख्या में 1 से भाग, यानी 5 डिवाइड 1 करेंगे तो आपको 5 ही प्राप्त होगा, 8 डिवाइड 1 करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 1000 डिवाइड, मतलब जो आपका आंसर यहाँ पे 1000 ही होगा। लेकिन अगर आप 0 डिवाइड 1 करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0। तो यानी आप कह सकते हो कि किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 0 में 1 का भाग दिया तो हमारा 0 ही आंसर आएगा। 1000 डिवाइड 1 यानी हमारा 1000 ही आंसर आएगा। 8 में डिवाइड 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो 1 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारी जो भागफल होती है वही संख्या आती है, दूसरा कुछ नहीं आता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग, तो जैसे कि 0 डिवाइड 5 करते हैं तो आपको 0 प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे यानी आप 0 में डिवाइड करते हो, यानी आप कह सकते हो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग शून्य में देने पर भागफल क्या होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। जिस तरीके से हम शून्य से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप शून्य में किसी संख्या से भाग देते हो तो फिर आपका जो भागफल आता है वो शून्य ही आता है। उसी प्रकार से आपका 5th पॉइंट है कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसे शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना, यानी जैसे कि जो आपका है 5002 डिवाइड 5002, तो यहाँ पे हमारा एक, क्योंकि सेम वही अंक है तो यानी आप किसी पूर्ण संख्या में यानी सेम अंक से आप करते हो तो जो भागफल आता है वो 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि वो एक मत में ही जाएगा। यानी किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा ये ख़त्म हो गया। अब नीचे अभ्यास प्रश्न है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने देखा, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों पर ही देख लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड बहुत ईजी है। आप सभी आसानी के साथ इसको कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।